नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अस्थमा दमा और सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अस्थमा यानी आपको सबको पता है कि आपको जस्ट रिवीजन है। नॉर्मली श्वास नलिका ऐसे होती है, ओपन होती है, लेकिन अस्थमा में क्या हो जाता है, उसको सूजन आ जाती है और उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। पूरा एयरवे की वॉल को सूजन आ गई और उसका डायमीटर भी जो बड़ा था वो छोटा हो गया। इसके लिए एयरवे रेजिस्टेंस आ गया और हवा आने जाने के मार्ग को ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसका फ्लो कम हो जाता है। इसके लिए व्हीजिंग आता है, ऐसे कुछ तो व्हिस्लिंग साउंड आता है। आपको एग्जांपल करके बताऊं, जब अपना पूरा माउथ वाइड ओपन है तब व्हिस्लिंग नहीं आता है, लेकिन अब मैंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, सीटी बजी। वही एयरफ्लो जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसका व्हिस्लिंग साउंड आता है, वही आपके दमे के पेशेंट में आता है। इसके लिए उसको व्हीजिंग भी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसको व्हीज बोलते हैं। सो दैट इज अस्थमैटिक व्हीज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे पैसेज, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे। यानी ये जो ब्रोंकस है, ये जो एयरवे है, इसको ब्रोंकस है और इस ब्रोंकस के वॉल को इन्फ्लेमेशन आ गया, सूज गया है और एयरवे में ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट भी हो गया है। तो अस्थमा का डेफिनेशन है एयरवे इन्फ्लेमेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अस्थमा के डेफिनेशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। आफ्टर ट्रीटमेंट या फिर ट्रिगर को जब दूर चला जाएगा तो ये वापस कैसे हो जाएगा, ये हो गया अस्थमा। सीओपीडी में क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल हो जाता है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ऑन ट्रीटमेंट भी ये रिपेयर नहीं होगा, 15% से ज़्यादा रिकवरी नहीं है, तो ये अस्थमा है। तो अभी FEV1 और FVC क्या है ये ठीक से समझो। नॉर्मली हम जो श्वास लेते हैं तो जैसे लेते, हमने श्वास ले लिया अंदर, हमें श्वास लेने को समझो अभी 2-3 सेकंड लग गए, और समझो लेटेस्ट कंसीडर हमने 2 लीटर हवा अंदर ली। जब भी फास्ट हम छोड़ते तो जब मैंने श्वास छोड़ा तो पहले सेकंड में जितना श्वास निकला वो गया पोस्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 यानी पहला सेकंड, 1 यानी फर्स्ट सेकंड। तो इसमें 80% ऑफ हवा बाहर निकल जानी चाहिए नॉर्मली। यानी समझो ये 1 लीटर है तो 800 ml हवा पहले सेकंड में बाहर निकल जानी चाहिए नॉर्मली। लेकिन अस्थमा में क्या होता है कि समझो ये फॉर एग्जांपल 1 लीटर है तो हार्डली 600 ml बाहर निकलेगी फॉर एग्जांपल, यानी 400 ml एयर वो बाद में निकलती है, पहले सेकंड में नहीं निकलती है। तो ये हो गया FEV1/FVC रेशो, और ये रेशो जब %80 से कम है तो इनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं विद सल्बेटामोल नाम की एक दवाई है। सल्बेटामोल एक बीटा एगोनिस्ट है। इससे ट्रीटमेंट देने के बाद ये रिकवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले 60 था, बाद में 80 हो गया, यानी इम्प्रूव हो गया, यानी रिवर्सिबल हो गया। पहले 60% था, बाद में 80% हुआ, तो 20% रिकवरी तो अस्थमा है। लेकिन अगर ये 60 का 70 हुआ बस, तो 10% रिकवरी बस, तो ये हो गया सीओपीडी। सो मेन डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड सीओपीडी इज FEV1/FVC का जो रेशियो है, अगर 20% से ज़्यादा रिकवरी है तो ये हो गया अस्थमा, और लेस देन 15% हो गया सीओपीडी आफ्टर ट्रीटमेंट विद ब्रोंकोडायलेटर। ये मेन डिफरेंस है। सीओपीडी इज इरिवर्सिबल, अस्थमा इज रिवर्सिबल। अस्थमा को ट्रिगर, अस्थमा ऑटोमेटिक नहीं आता है, उसमें ट्रिगर फैक्टर होता है। कोई एलर्जन है, हाउस डस्ट माइट का एक्सपोजर है, स्मोक है, फ्यूम्स है, डस्ट है, तो उस इरिटेंट की वजह से, उसकी इरिटेशन की वजह से जब एयरवे में प्रॉब्लम आएगा तो ये हो गया अस्थमा। अस्थमा का ट्रिगर फैक्टर है, कुछ
बदली छा गई है, बाहर बारिश के दिन है तो फंगस का एलर्जी आ गया, दैट इज अस्थमा। सीओपीडी यूजुअली स्मोकर्स होता है। चूल्हा चिमनी जो औरतें चूल्हा लगाती हैं विलेजेस में, लकड़ा जला के जो खाना बनाते हैं, तो उसकी वजह से होता है सीओपीडी। लेकिन नॉन स्मोकर सीओपीडी भी होता है, बट वेरी कॉमन इन स्मोकर्स। ये मेन डिफरेंस है अस्थमा और सीओपीडी के बीच में। अभी ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अलग है। अस्थमा के लिए तो हमें एलर्जी का फैक्टर ढूंढना है, एलर्जन ढूंढना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ट्रिगर से दूर रहना है। ये हो गया अस्थमा। सीओपीडी में स्मोकर्स को बोलना है कि स्मोकिंग नहीं करना है, तो ट्रीटमेंट के अप्रोच में फर्क है। फिर और इम्पोर्टेंट है, ये हो गया एकोस। कभी कभी अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम, ये समझो 15% से 18% रिकवरी हो गया। पहले अस्थमा था, स्मोकर था, वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट किए एग्जैक्टली अस्थमा है ये सीओपीडी। उसको छींके भी आती है, एलर्जी भी है, स्मोकर भी है, रिवर्सिबिलिटी इतनी खास नहीं है, बट इज रिस्पॉन्डिंग टू ब्रोंकोडायलेटर्स, तो ये हो गया एकोस। बहुत से पेशेंट एकोस में भी ओवरलैप हो जाते हैं, एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि अस्थमा है कि सीओपीडी है, तो इसको एक टर्म है एकोस। अभी अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है उसका जीना गाइडलाइन है, ग्लोबल इनिशिएटिव इन अस्थमा, उसका गाइडलाइन ऐसे, इसके ट्रीटमेंट में ये फर्क है। और सीओपीडी का जो ट्रीटमेंट है उसको बोल्ड गाइडलाइन, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, इसके ट्रीटमेंट में ये गाइडेंस ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में ये गाइडेंस ठीक है। लेकिन ये सब हमने को क्लिनिकली सबसे इम्पोर्टेंट है FeV1/FVC रेशियो, इससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली अस्थमा है कि सीओपीडी है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में एलर्जन का हिस्ट्री क्या, और उससे भी बाद में जब ये डायग्नोस हो जाता है, इनहेलेशन जो डिवाइसेस है उसका ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है अपने पेशेंट के लिए। बहुत बार डायग्नोसिस करेक्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट भी सही है, लेकिन जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो ड्रग ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते। कभी कभी पेशेंट का जो खींचने का जो इनहेलर जो खींचने का जो टेक्निक है दैट इज नॉट एट पर गाइडलाइंस, और फिर ड्रग ठीक से अंदर शरीर में लंग्स में नहीं जाएगा, यहाँ पे कोल्ड फ्रियॉन इफेक्ट करके गले में बैठ जाएगा और पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई भी ट्रीटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप इनहेलर डिवाइस उसको ठीक से नहीं समझा के बोलते और उससे प्रैक्टिकली समझ नहीं लेते कि कैसे ले रहा है, प्रैक्टिकल डेमो तो और उससे भी समझ लो ये ठीक से ले रहा है कि नहीं।